अरे हो ना तेरी चोर ना।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे, नोमैडिक एम्पायर्स का। ये लेसन नंबर 5 है आपका। जो बच्चे कल नहीं थे उनको हम याद दिलाते हैं। नोमैडिक एम्पायर्स को हिंदी में यायावर साम्राज्य कहते हैं। यायावर साम्राज्य जो कि खानाबदोश जिंदगी जीते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते थे। इनकी जनजातीय कबीला होता था और ये छोटे छोटे कबीले मिल करके एक शक्तिशाली कबीले का रूप धारण किया इन्होंने, जिसे हम चंगेज़ खान के कबीले से हम इसे जान सकते हैं। चंगेज़ खान इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और इसने 3 महाद्वीपों में अपने साम्राज्य को सुगठित किया, जो कि बहुत एक मजबूत साम्राज्य सिद्ध हुआ। और इस जनजाति के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ एक शासक कभी नहीं हो सकते, तो इन्होंने उस अपवाद को भी तोड़ दिया और वो करके दिखाया। इन थीम 4 हम चौथे अध्याय के अंदर पढ़ रहे थे, वी स्टडीड स्टेट फॉर्मेशन इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कि मध्य इस्लामिक क्षेत्र के अंदर राज्यों के निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे थे, अलग अलग राज्यों के निर्माण के विषय में। हुज ओरिजिन्स लेस इन बेदुइन नोमैडिक ट्रेडिशंस ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप के अंदर जो कि बदायूं यायावर जो परंपराएं होती थी उनके अंदर से उनकी उत्पत्ति मानी जाती थी, उसी क्षेत्र से उनकी उत्पत्ति मानी जाती थी। दिस चैप्टर स्टडीज ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोमैड्स, इस अध्याय के अंदर हम अलग अलग समूहों के नोमैड्स यानी यायावर समूह के बारे में, खानाबदोश लोगों के बारे में जानेंगे। द मंगोल ऑफ सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया के मंगोल, हु एस्टेब्लिश्ड ए ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर अंडर द लीडरशिप चंगेज खान, चंगेज खान के नेतृत्व में इन्होंने एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य, जिसका कि अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य भी इसे कह सकते हो, जिसका कि एक महाद्वीप से ज्यादा महाद्वीपों में इसका विस्तार देखने को मिला। एंड स्टडिंग यूरोप एंड एशिया ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, और इसने 13वीं से 14वीं सदी के दौरान यूरोप और एशिया के अंदर इसे स्थापित करके दिखाया। रिलेटेड टू द agrarian बेस्ड imperial formations इन द चाइना, यहाँ पर जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी उस समय agrarian बेस्ड शाही शासन की नींव रखी जा सकी थी वहां पर, यानी ऑलरेडी वहां पे शासन इनका चल रहा था। नेबरिंग नोमैड्स ऑफ मंगोलिया, और इनके पड़ोसी मुल्क में मंगोलिया के रहने वाले लोगों को मंगोल कहते थे। ये लोग यायावर थे। मे हैव इनहेबिटेड ए नंबर ए हम्बलर, मे हैव इनहेबिटेड ए हम्बलर, यहाँ के जो लोग निवासी थे वो खानाबदोश जिंदगी जीते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, उन्हें विभिन्न प्रकार की, ये लोग यानी लूट भी मचाते थे दूसरे स्थानों से, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें उपलब्ध इनको हो जाती थी वहाँ से ये प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार भी होता था। लेस कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड, और ये थोड़ा सा कम जटिल सामाजिक और आर्थिक संसार के एक दर्शन के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। बट द सेंट्रल एशियन नोमैडिक सोसाइटीज वर नॉट इंसुलेटेड आइलैंड दैट वर इम्प्रीवियस टू हिस्टोरिकल चेंज, यानी ऐतिहासिक बदलाव के समय पर यहाँ पर मध्य एशियाई यायावर जो समाज होते थे वे इस तरह के द्वीपों को उसके अंदर शामिल नहीं करते थे या उनको पूरा महत्व नहीं देते थे। दीज सोसाइटीज इंटरेक्टेड, लेकिन इनमें से कुछ समाज जो थे आपस में बातचीत करते थे, उनके आपस में विचार साझा होते थे, संपर्क होता था। हैड एन इम्पैक्ट ऑन एंड लर्न फ्रॉम द लार्जर वर्ल्ड विच दे वर वेरी मच ए पार्ट, यानी इस वृहद संसार के, जो कि एक बहुत बड़ा संसार है, यानी पूरे हम भूगोल पर आप देखें, ग्लोब पर काफी संख्या में देश हैं, उनके साथ में उनका इंटरेक्टिव अप्रोच हुआ, उनके साथ उन्होंने उनसे कुछ सीखा और उन्होंने उन लोगों को कुछ सिखाया, इस तरीके से आपस में सीखने का मौका मिला। दिस चैप्टर स्टडीज द मैनर इन विच द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान अडॉप्टेड देयर traditional social and political customs to create a fearsome military machine and a sophisticated method of governance। इस अध्याय के द्वारा हम ये जानेंगे कि मंगोलों का बर्ताव कैसा था, जो खास तौर पे चंगेज खान के नेतृत्व में सामाजिक और राजनीतिक परंपराएं किस तरह की थी, जो लोग वो मानते थे। यहाँ पर सैन्य व्यवस्था के बारे में, उसके सुगठन के विषय में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। The challenge of ruling a domain spanning a millions of people, economies and confessional
system meant that the Mongols could not simply impose their steppe traditions over their recently annexed territories. यहाँ पे बताया गया है कि जो हाल ही में वे राज्य जिनको अभी जीता गया है उनको अभी मिलाया गया है, वहां के रहने वाले लोगों पर, वहां की अर्थव्यवस्थाओं पर या किसी भी तरह का ये दबाव नहीं देते थे। उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने के लिए पूरी तरह से उन्हें छूट देते थे, खास तौर पर अधिराज्यों के अंदर। डोमिनियन होता है अधिराज्य जो कि स्वतंत्र नहीं होता है। ये चंगेज खान के क्षेत्र के अंदर नए नए जीते हुए प्रदेश होते थे जिनको एक गुलाम बना लिया गया था। उनके वहां के लोगों को, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को और यहां तक कि वहां के रिवाजों को इन्होंने किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की। उन पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती या परंपराएं या स्टेपी परंपराएं जो कि मंगोलों की परंपराएं होती थी, स्टेपी परंपराएं, वो उन लोगों पर नहीं थोपी। नेक्स्ट होता है बेटा जो बाद में मिलाए गए क्षेत्र होते हैं उनके लिए होता है, टेरिटरीज के लिए। दे इनोवेटेड compromised, creating a nomadic empire that had a huge impact on the history of Eurasia, even as it changed the character and composition of their own society forever. ये इन्हें इनोवेट किया है, यानी इनको मोटिवेशन मिला वहां से, फिर इसको समझौता हुआ इनका, और उसके बाद में नोमैडिक एम्पायर जो है उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव जो कि यूरेशिया के क्षेत्र के इतिहास में देखा जाता है। इवन एज इट चेंज द कैरेक्टर, यहां तक कि इसके पात्र भी बदल गए। कंपोजिशन ऑफ देयर ओन सोसाइटी फॉरएवर, और अपने ही समाज के अंदर इनका संगठन भी पूरी तरह से चेंज हो गया। द स्टेपी ड्वेलर्स themselves usually produced no literature, यहां तक कि स्टेपी जो मूल निवासी होते थे, स्टेपी क्षेत्र के जो निवासी होते थे, मूल रूप से कोई भी साहित्य नहीं लिखते थे। सो our knowledge of nomadic societies comes mainly from chronicles, इसीलिए हम नोमैडिक समाज के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो खास तौर पे उसका महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्रॉनिकल्स है, ट्रेवलग्यूज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह के दस्तावेज हैं, इस तरह के क्रॉनिकल्स हम इनको कह सकते हैं कि ये वर्ष वृत्तांत जिनको कहा जाता है, घटना वृत्तांत, उनके बारे में हम इसी को पढ़ करके जान सकते हैं। बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर्स, जो कि शहर केंद्रित साहित्य के रूप में जाने जाते थे। दीज ऑथर्स often produced extremely ignorant and biased report of nomadic life, ये यायावर जीवन के बारे में बहुत ही इनका जो व्यवहार था उनके प्रति वो नजरअंदाज करने वाला था, इग्नोरेंट बिहेव उनके साथ था और बायस बिहेव करते थे, यानी भेदभावपूर्ण रवैया इनका उनके साथ रहता था। तो लेखक प्राय ज्यादा कुछ जानकारी यायावर समाज के बारे में सही जानकारी नहीं देते थे। द इंपीरियल सक्सेस ऑफ मंगोल्स, यहाँ तक कि मंगोलों का जो शाही शासन के अंदर सक्सेस जो है उनको सफलता मिली, उन्होंने अपना राज्य संगठित किया। however attracted many literature, यहाँ पर ये बताया गया कि अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग साहित्य के लोगों को इस ओर आकर्षित किया क्योंकि मंगोल अब सफल हो चुके थे। some of them produced travelogues of their experiences, कुछ लोगों ने उनके अपने अनुभवों के आधार पर और कुछ इस तरह के ग्रंथ लिखे। other stayed to सर्व मंगोल मास्टर्स, और यहाँ पर दूसरे भी समूह मौजूद थे जो कि मंगोल स्वामियों के अधीन यानी उनकी सेवा करते थे। दीज इंडिविजुअल्स कैम फ्रॉम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, ये अलग अलग क्षेत्रों से आते थे। बुद्धिस्ट यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, कन्फ्यूशियन यानी कन्फ्यूशियसवादी, क्रिश्चियन, ईसाई, तुर्क लोग और मुस्लिम, ये सभी लोग इस क्षेत्र के रहने वाले थे। ऑल्दो नॉट ऑलवेज फेमिलियर विद मंगोल कस्टम्स, हालांकि ये लोग मंगोल रीति रिवाजों के बारे में परिचित नहीं थे या जानते नहीं थे। मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस्ड सिंपैथेटिक अकाउंट्स, इनमें से बहुत से लोगों ने सहानुभूति लेख उस समय उनका उत्पादन किया या लिखा उनको। इवन यूलोगीज दैट चैलेंज्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड द अदरवाइज हॉस्टाइल, और जो जल्दबाजी के माहौल वहां पे बन रहा था, जो चुनौतीपूर्ण माहौल वहां पे बन रहा था, जटिल जो स्थितियां वहां पे पैदा हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की। सिटी बेस्ड टायरेड अगेंस्ट द स्टेपी मर्डर्स, और यहाँ पर शहर केंद्रित जो लोग थे, जो स्टेपी क्षेत्र के लोग थे, उनके बारे में ये जानकारी, उन व्यापारियों के विषय में भी जानकारी हमें पता चलती है। द हिस्ट्री ऑफ द मंगोलों का जो इतिहास है, देयरफॉर प्रोवाइड्स इंटरेस्टिंग डिटेल टू क्वेश्चन द मैनर इन विच सेडेंटरी सोसाइटी इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड नोमैड्स एज प्राइमेटिव बारबेरियंस, यानी मंगोलों के विषय में, मंगोलों के इतिहास जानने से पता लग जाता है कि जो बारबेरियन शब्द है या प्राथमिक बर्बर शब्द जो है
उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, उनकी विशेषताओं को देख करके। और इसके बारे में ये भी पता चलता है कि कुछ रुचिकर तथ्य या व्याख्याओं के बारे में हम जान पाते हैं, जो उनके व्यवहार से संबंधित जानकारी हमें मिल पाती है। परहैप्स द मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च ऑन द मंगोल्स, शायद मंगोलों पर यह सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित होती है, वॉज डन बाय द रशियन स्कॉलर्स, जो कि रूसी विद्वानों के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया गया था, स्टार्टिंग इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं से 19वीं सदी में। एज द जारिस्ट रिजाइम कंसोलिडेटेड इट्स कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंदर जो जारिस्ट साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिला, जार साम्राज्य जिसे कहते हैं, तो उस क्षेत्र का नियंत्रण भी यहाँ पर देखा गया है। दिस वर्क वाज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कॉलोनियल मिलियू, ये उपनिवेशवादी शासन के दौर का एक कार्य था। वाज लार्जली सर्वे नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेवलर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स एंड एंटिक्वेरियन स्कॉलर्स। यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ विद्वानों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा और यात्रियों के द्वारा इस तरह के सर्वेक्षण नोट लिखे गए थे और वो व्यापक रूप से मौजूद हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, आरंभिक 20वीं सदी के दौरान, आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द सोवियत रिपब्लिक इन द रीजन, सोवियत गणराज्य के फैलाव की वजह से इस क्षेत्र के अंदर न्यू मार्क्सिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी आर्ग्यूड दैट, यहाँ पर मार्क्सवाद की जो अवधारणा है उसके तर्क, उसने इस तरह के तर्क दिए, दैट द प्रेवलेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस। यहाँ पर सामाजिक संबंधों को यानी निश्चित करने के लिए, सामाजिक संबंधों को निश्चित करने के लिए जो है इस तरह का कि ये चीजें लिखी गई थी, मार्क्सवादी अवधारणा को तैयार किया गया था, यानी समाज के अंदर संबंधों को दोबारा से तय किया जाना था। इट प्लेस्ड गेंगिस खान एंड द इमर्जिंग मंगोल एम्पायर विद इन स्केल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन दैट वाज विटनेसिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए ट्राइबल टू ए फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य की वजह से ये चीज देखी गई कि मानव के, जब से मानव इतिहास की शुरुआत हुई है या फिर मानव का इस धरा पर जैसे उसका आगमन हुआ है या उसके जीवन का उद्भव हुआ है, तब से लेकर इस बात का ये बात गवाह है कि कोई भी कबीलाई जनजाति किस तरीके से एक सामंतवादी व्यवस्था में किस तरह से ढल जाती है, फ्रॉम ए रिलेटिव क्लासलेस सोसाइटी to one where there were wide differences between the lord and the owners of the land and the peasants। और यहाँ पर इन लोगों के बीच वर्ग विहीन समाज देखने को मिला और इसके अंदर बहुत ही बड़ा अंतर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर लॉर्ड के बीच में जमींदार के जमीन के मालिक जो जमींदार होते थे उनके लिए और किसानों के बीच में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला। डेस्पाइट फॉलोइंग सच ए डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, और इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री का जो वर्गीकरण है उसको निश्चित जो वर्गीकरण है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। एक्सीलेंट रिसर्च ऑन द मंगोल लैंग्वेजेस, जो कि एक वास्तव में बहुत ही अच्छी मंगोलों की भाषा पर एक खोज कार्य या शोध कार्य किया गया है। देयर सोसाइटी, उनके समाज पर, एंड द कल्चर, उनकी संस्कृति पर, वाज कैरीड आउट बाय द स्कॉलर्स, जो कि विद्वानों के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनकी भाषा के विषय में, उनके समाज के विषय में, उनकी संस्कृति के विषय में जानकारी हमें प्रदान की गई है। सच एज बोरिस याकोविच व्लादिमिर्सोव, यहाँ एक उदाहरण दिया गया कि बोरिस याकोविच व्लादिमिर्सोव इस तरह के विद्वान जो हैं जिन्होंने इनके बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। अदर्स सच एज वेसिली व्लादिमिरोविच बार्टोल्ड, इस तरह के जो व्यक्ति हैं, डिड नॉट क्वाइट टो द ऑफिशियल लाइन, ये सरकारी आदेशों के का पालन उस समय नहीं करते थे। एट टाइम व्हेन द स्टालिनिस्ट रिजाइम वाज द एक्सट्रीमली वेरी ऑफ रीजनल नेशनलिज्म, उस समय स्टालिनवाद के समय पर एक व्यापक रूप से ये चीज देखने को मिल रही थी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। बार्टोल्स सिंपैथेटिक and the positive assessment of the career and the achievement of the Mongol under Genghis Khan and his successors got him into trouble with the censors। और यहाँ पर बार्टोल की जो सहानुभूति दी गई है और उसके बारे में सकारात्मक जो असेसमेंट दिखाया गया है उसके बारे में ये बताया गया है कि लोगों को
जो मंगोल लोगों की जो उपलब्धियां थी, खासतौर पे चंगेज खान के नेतृत्व में और उनके अनुयायियों की जो उपलब्धियां थी, इससे यहाँ तक कि गणराज्य के जो रूसी गणराज्य के जो शासक होते थे उनके लिए भी समस्याएं, चुनौतियां खड़ी कर दी थी। इट सेवरली curtailed द सर्कुलेशन ऑफ द वर्क ऑफ द स्कॉलर। इन्होंने विद्वानों के कार्य को पूरी तरीके से रोक करके उसको प्रभावित किया। एंड इट वाज ओनली इन द 1960, और ये 1960 की बात है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मोर लिबरल क्रुश्चेव एरा। और खास तौर पर इसको ज्यादा लचीलापन देखने को मिला खुश्चेव शासनकाल की अवधि के दौरान। दैट इज राइटिंग वर पब्लिश इन द 9 वॉल्यूम्स, और उसकी जो लेखन कार्य था वो 9 संस्करणों में छापा गया। द ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्पेन of Mongol Empire also meant that the sources available to the scholars are written in a vast number of languages। यहाँ पे ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्पेन का मीनिंग ये होता है कि जो एक महाद्वीप से पार महाद्वीपीय, इसको वर्ड की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का जो विस्तार था मंगोल साम्राज्य का, तो उस समय खास तौर पे जो विद्वानों को जो स्रोत प्राप्त हो रहे थे वो व्यापक रूप से अलग अलग भाषाओं के अंदर लेखन कार्य के रूप में उपलब्ध थे। Perhaps the most crucial was the sources in Chinese, Mongolian and Persian Arabic। यहाँ पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो है जो स्रोत है वो चीन की लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में, मंगोलियन भाषा के अंदर, फारसी भाषा में और अरबी भाषा के अंदर उपलब्ध हो रहे थे। बट वाइटल मटेरियल और ऑल्सो अवेलेबल इन इटालियन, लैटिन, फ्रेंच एंड रशियन। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इस तरह का भी सामग्री उपलब्ध थी जो कि इटालियन भाषा में, लैटिन भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में, रशियन भाषा में भी मौजूद थी। Often the same text was produced in the two languages with the different contents। यहाँ पर एक ही समय पर एक ही टेक्स्ट को, यानी एक ही साहित्य को 2 भाषाओं के अंदर लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल द मंगोलियन एंड द चाइनीज वर्जन ऑफ द अर्लीस्ट नैरेटिव ऑन गेंगिस खान। क्योंकि चंगेज खान पर जो आरंभिक समय के दौरान जो विवरण देखने को मिलता है वो मंगोलियन भाषा में मिलता है और चाइनीज भाषा में मिलता है। टाइटल मंगोल अन न्यूआ टोबेयन, यानी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल, यानी मंगोलों की एक गुप्त रहस्य के बारे में, गुप्त जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मंगोलों में जैसे चंगेज खान के विषय में और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये जो मैंने कल ही आपको बताया था, व्हाट इज बारबेरियन, बर्बर शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के बारबरोस शब्द से निकला है। और बेटा ये इसका मीनिंग ये होता है कि विच मीन्स नॉन ग्रीक, जो कि ग्रीक भाषा बोलना नहीं जानते, यूनानी भाषा नहीं जानते हैं, और उनकी भाषा एक कर्कश आवाज की तरह से सुनाई पड़ती है, जिसमें कोई मतलब लय नहीं होती है, कोई शुद्धता नहीं होती है, किसी तरह की कोई सुंदरता नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं। आर क्वाइट डिफरेंट एंड इटालियन लैटिन वर्जन्स ऑफ मार्को पोलो ट्रेवल्स टू द मंगोल कोर्ट डू नॉट मैच। और जो इटली के अंदर इस तरह की जो मंगोलों के विषय में इस तरह की जानकारी हमें वहां से मिली है, और लैटिन वर्जन जो मिला है वो कहां से मिला है, मार्को पोलो जब यहाँ पर मंगोल दरबार के अंदर यात्रा करने के लिए गए तो उन्हें इस तरह की भाषा का वर्जन उन्हें वहां मिला। सिंस द मंगोल प्रोड्यूस लिटिल लिटरेचर, और जो मंगोल बहुत ही संक्षिप्त जो है साहित्य के बारे में यहाँ उनका पता चलता है, ऑन देयर ओन, जो कि उनका अपना था, एंड द वर इंस्टीड रिटन अबाउट बाय द लिटरेटी फ्रॉम फॉरेन कल्चर्स, milieux and historians have to often double as philologists to pick out the meaning of phrases for their closest approximation of the Mongol uses। यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे इतिहासकारों के विषय में बताया गया है कि जो मंगोलों के विषय में जो भी जानकारी मिली है वो केवल उन्हीं की भाषा में नहीं मिलती है, दूसरी अन्य सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं या दूसरी भाषाओं के अंदर भी वो चीजें मिल रही हैं। इतिहासकार उनको मतलब 2-2 भाषाओं के अंदर उनका ट्रांसलेशन तैयार करते हैं, ताकि हो सकता है कि एक भाषा के जरिए कोई जानकारी मिलना मतलब उसमें कोई कमी रह जाती है तो दूसरी से उसकी चीज की पूर्ति की जा सके। यहाँ पर जैसे मंगोल के इस्तेमाल की जो उनके बिल्कुल निकटवर्ती जो चीजें थी, जैसे कि वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, कैसे कल्चर का इस्तेमाल करते थे, उन सब का पता चल रहा है। और यहाँ पर विद्वान
उनके बारे में आगे बता रहे हैं। द वर्क ऑफ स्कॉलर्स लाइक आइको डी रिचविल्स, ये एक विद्वान का नाम है आइको डी रिचविल्स, ऑन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल, जो कि मंगोलों के एक गुप्त इतिहास के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उनपे उन्होंने कार्य किया है। एंड गेरहार्ड डॉफर, ये दूसरे विद्वान है ऑन द मंगोल, और ये मंगोलों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तुर्की terminologies that infiltrated into the Persian languages bring out the difficulties involved in the studying the history of the Central Asian nomads. मध्य एशियाई क्षेत्र के अंदर इस तरह के यायावर साम्राज्य के बारे में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के अंदर, जैसे कि फारसी भाषा को समझने में या किसी भी तरह की कोई जानकारी इस तरह की जो दिक्कत पैदा कर रही है, तो उसको एक दूसरे से सहायता के जरिए पढ़ा जा रहा है। एज वी विल नोटिस थ्रू द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर, हम जैसे कि इसके इस अध्याय के अंतिम अवशेष के रूप में जैसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, डिस्पाइट देयर इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स, की उनकी उपलब्धियां बहुत ही अविश्वसनीय रही हैं। देयर इज मच अबाउट गेंगिस खान, जो कि चंगेज खान के विषय में बहुत ही अधिक है। एंड द मंगोल वर्ल्ड एम्पायर स्टिल अवेटिंग द डिसीजन स्कॉलर स्क्रूटनी, और मंगोल साम्राज्य के समय पर खासतौर पे विद्वानों को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता था। यहाँ आगे देखिएगा बेटा, इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इन द अर्लीस्ट डिकेड्स ऑफ द 13th century, the great empires of the Euro-Asian continent realized the dangers posed to them by the arrival of a new political power in the steppe of Central Asia. Genghis Khan had united the Mongol people. यहाँ ये बताया गया कि आरंभिक दशकों के अंदर 13वीं सदी के आरंभिक दशकों के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य जो कि यूरोप और एशियाई क्षेत्र के अंदर एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की गई, जो कि खतरे का सूचक थी, जो कि एक खतरे के रूप में सामने आई, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति भी बनी, और उसको मध्य एशिया के अंदर स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और उसका शासक जो है चंगेज खान 1227 ईस्वी में, और ये मंगोल जो लोग थे उन सब लोगों को जो कि बिखरे हुए थे उन सबको इकट्ठा करने में भी चंगेज खान का बहुत बड़ा हाथ था। गेंगिस खान पॉलिटिकल विजन हाउएवर वेंट फार बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द मंगोल ट्राइब्स इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया के अंदर मंगोल साम्राज्य के अंदर, मंगोल जनजाति के अंदर यहाँ पर ये देखने में आया है कि जो स्टेपी लोग होते थे मध्य एशिया के अंदर, तो मंगोल जनजाति कबीले के अंदर उनकी चंगेज खान की राजनीतिक सोच को उजागर करते थे, उनके विजन को बताते थे, उनका दृष्टिकोण बताते थे कि वो आगे की बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति था, ये आगे की सोच के चलता था। ही हैड ए मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड, और ऐसा माना जाता है कि शायद क्योंकि उसने खुद बयान किया है कि शायद उसे एक आदेश मिला था भगवान की तरफ से शासन करने के लिए, इस संसार पर शासन करने के लिए, पूरे संसार को जीतना चाहता था यह व्यक्ति। इवन दो हिज ओन लाइफ टाइम वाज स्पेंट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द मंगोल ट्राइब्स, उसने अपने पूरे जीवन काल के दौरान मंगोल कबीलों पर पूरी तरह से अपना संगठन मजबूत बना के रखा, उन पर नियंत्रण बना के रखा, लीडिंग उनका नेतृत्व करता रहा, एंड डायरेक्टिंग कैंपेन्स, और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उसने सैन्य अभियान आयोजित किए इनटू एडजॉइनिंग एरियाज इन द नॉर्थ चाइना, जैसे कि उत्तरी चाइना के अंदर, एंड ट्रांक्शुयाना के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और पूर्वी ईरान में, और रूसी के स्टेपी क्षेत्र में। एंड हिज डिसेंडेंट्स ट्रेवल्ड फर्दर एफील्ड टू फुलफिल गेंगिस खान विजन, और इसी तरीके से चंगेज खान के जो वंशज हुए उन्होंने भी उन्हीं की नीति पे काम किया, वो उन्हीं के क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाते रहे। क्रिएट द लार्जेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैड एवर सीन, और जो कि संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य जो कि कभी देखा गया, उसकी नींव उन्होंने रखी। इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ गेंगिस खान आइडियल्स, यह चंगेज खान की आत्मा के अनुसार एक आदर्श था। दैट इज ग्रैंडसन मोंके वार्न द फ्रेंच रूलर, कि जो उसका पोता था जिसे मोंके के नाम से जानते थे, 1251 से 60 तक उसने शासन किया। यहां बताया गया है कि उसने, हाँ बेटा जतिन छिल्लर कुछ पूछना चाहते हैं? आर यू आस्किंग समथिंग? नॉट? आगे ध्यान दीजिए बेटा। चंगेज खान के आदर्शों के विषय में हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि उनका जो पोता था मोंके, उसने एक फ्रेंच शासक को, जो कि लुई 9th, यानी जो लुई 16वें के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लुई 9th
जो कि उसी वंश का पूर्वज रहा है, वो 1226 से 70 तक उसने शासन किया था, उसको धमकी दी थी, इन हेवन देयर इज ओनली वन एटर्नल स्काई, कि पूरे स्वर्ग के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक ही आकाश है, एंड ऑन अर्थ इज ओनली वन लॉर्ड, और इस धरती पर उसने कहा कि पूरे स्वर्ग को या हर जगह पे जहां भी ब्रह्मांड में आप चले जाते हैं वहां पर सिर्फ एक ही अंतरिक्ष है, एक ही आकाश है, और इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही देवता है या एक ही शासक है, और उसका नाम है गेंगिस खान, चंगेज खान, द सन ऑफ हेवन, जो कि स्वर्ग पुत्र है। when by the power of the eternal heaven the whole world from the rising of the sun to its setting shall be at one in the joy and peace। यहां ये बताया गया है कि पूरे संसार के अंदर जो कि एटर्नल हेवन यानी एक तरह से स्वर्गीय शक्ति के रूप में संसार के अंदर शासन करने के लिए एक उभरते हुए सूर्य की तरह वह आया है, और वह पूरी तरह से खुशी का, शांति का प्रतीक के रूप में यहाँ पे साबित होगा। एंड देन इट विल बी द मेड क्लियर, और यह बिल्कुल साफ और क्लियर रूप से स्पष्ट हो जाएगा। वी आर गोइंग टू डू, हम करने जा रहे हैं। इफ वी व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द डिग्री ऑफ एटर्नल हेवन, हम जब स्वर्ग पुत्र की इस पदवी को अच्छे से समझ लेंगे। यू आर अनविलिंग टू पे अटेंशन, आप इस पे ध्यान देने से थोड़ा कतरा रहे हैं या ध्यान नहीं देना चाहते, इच्छा नहीं है आपकी। एंड बिलीव इट, विश्वास कीजिए, सेइंग आवर कंट्री इज फार अवे, हमारा देश दूर है, और माउंटेन्स आर माइटी, हमारे बीच में बहुत ही शक्तिशाली पर्वत हैं, और सी इज वास्ट, और समुद्र भी बहुत ही विस्तारित हैं। एंड इन दिस कॉन्फिडेंस यू ब्रिंग एन आर्मी अगेंस्ट अस, और अगर आप इस विश्वास के साथ हमारे खिलाफ ये सेना लेके आते हैं, वी नो व्हाट वी कैन डू, मुझे पता है हमें क्या करना है। ही हु मेड इजी व्हाट वाज डिफिकल्ट, और उसने इसे आसान बना दिया जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। नियर व्हाट वाज फार ऑफ, जो कि बहुत ही दूरगामी चीजें होती थी, अब वो बिल्कुल नजदीक की चीजें बन गई। द एटर्नल हेवन नोस, और पूरा संसार या पूरा स्वर्ग इस बात को जानता है। देयर दीज वर नॉट एम्पटी थ्रेट्स, ये कोई खाली चेतावनी नहीं थी। द 1236-41 कैंपेन्स ऑफ द बाटू के समय पर इस तरह का सैन्य अभियान शुरू किया गया 1236 से 41 के दौरान। अनोदर ग्रैंड सन ऑफ खेंगिस खान, जो कि चंगेज खान का एक दूसरा पोता था। एक पोते का नाम हमने मोंके पढ़ लिया है, दूसरे पोते का नाम बाटू है। यहां पर एक और सैन्य अभियान लागू किया गया। डेवास्टेटेड रशियन लैंड्स अप टू मॉस्को, इसने मॉस्को तक का क्षेत्र जीत लिया। सीज पोलैंड, पूरे पोलैंड को जीत लिया। हंगरी के क्षेत्र को जीत लिया। एंड कैंप्ड आउटसाइड वियना, और वियना के बाहर जाकर के और सैन्य शिविर लगा दिए। इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, इट डिड सीम दैट द एटर्नल स्काई वाज ऑन द साइड ऑफ मंगोल, कि जो पूरा संसार है, पूरे संसार का जो आकाश है, वो मंगोलों की दिशा के अंदर नजर आता है, मंगोलों के समर्थन में नजर आता है। मैनी पार्ट्स ऑफ द चाइना, और चाइना के भी बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत अधिक क्षेत्र, एंड द मिडिल ईस्ट, और मध्य पूर्व के क्षेत्र, एंड द यूरोप साइन गेंगिस खान्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इनहेबिटेड वर्ल्ड इन द रेथ ऑफ गॉड, और संसार के एक वरदान के रूप में, संसार के भगवान के एक आशीर्वाद के रूप में चंगेज खान के जीते हुए क्षेत्रों पर उनका हक, जो कि मध्य पूर्व, चाइना और यूरोप के अंदर देख पाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और ऐसा तब से हुआ है जब से जजमेंट का दिन शुरू हुआ। अब यहाँ पे आगे एक विवरण दिया गया है। द कैप्चर ऑफ बुखारा, बुखारा शहर पर किस तरह से कब्जा किया गया उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। यहां तक का पढ़ लिया बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। चंगेज खान जैसे महान शासकों के विषय में, जो खास तौर पर वहां की जनजाति के लिए महान है, आज भी मंगोल लोग उनको बहुत ही अच्छा धार्मिक, सैनिक, राजनीतिक, हर तरह का अपना नेता मानते हैं, उनको समर्थन करते हैं। घर घर में एक तरह से पूजा होती है उनकी। ये मंगोल साम्राज्य आपके सामने इस मानचित्र में नजर आ रहा है। ये ग्रीन कलर के अंदर जितना भी दिखाया गया है सारा मंगोल साम्राज्य होता था, जो कि आप देख सकते हैं अफ्रीका तक फैला हुआ है, यूरोप तक फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है। इतना बड़ा साम्राज्य उसने किस तरह से संभाला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मॉस्को तक का क्षेत्र क्योंकि बाटू के शासनकाल में जीत लिया था। ये मंगोलिया है यहां पर, और इधर काराकोरम पर्वत है, यहां पे तुर्फान है, ये तिब्बत है, ये चाइना है। इन सब क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया था। यहां आप कुछ पूछना चाहें तो बेशक पूछ सकते हैं बेटा। बुखारा शहर के विषय में हम आगे बताएंगे।
Juwayni, a late 13th century Persian chronicler of the Mongol ruler of Iran, carried an account of capture of Bukhara in 1220. यहाँ पर बताया गया है कि एक मंगोल शासक हुए हैं जुएनी। जुएनी के बारे में बताया, जो कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान या 13वीं सदी की जब खत्म होने वाली थी तो उस समय जुएनी नाम का एक लेखक था जो क्रॉनिकल्स लिखता था फारसी भाषा में। उसने फारसी भाषा में लिखा मंगोल शासकों के विषय में, मंगोल रूलर्स ऑफ ईरान, जो कि ईरान के मंगोलों के विषय में। कैरिड एन अकाउंट ऑफ कैप्चर ऑफ द बुखारा इन 1220। उसने 1220 ईस्वी में बुखारा पर किस तरह से उस पर कब्जा किया गया, किस तरह का नियंत्रण उस पर किया गया, उसके बारे में बयान किया। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिटी, पूरे शहर को जीतने के बाद, जुएनी रिपोर्टेड, जुएनी ने आगे लिखा है, बताया है, गेंगिस खान वेंट टू द फेस्टिवल ग्राउंड, चंगेज खान जो थे वो त्योहारी ग्राउंड के अंदर पहुंच गए, एंड वेयर द रिच रेजिडेंट ऑफ द सिटी वर एंड एड्रेस देम, और वहां पर धनवान लोग जो रहते थे उनको उन्होंने एड्रेस किया, उनको समझाया। ओ पीपल नो दैट यू हैव कमिटेड ग्रेट सिंस, कि यहाँ के लोगों आपने बहुत ही ज्यादा पाप कर रखे हैं, एंड दैट द ग्रेट वंस अमॉन्ग यू हैव कमिटेड दिस सिंस, और उसी की वजह से, इस पाप की वजह से ही आप, और अब इस समय भी आप पाप नहीं छोड़ रहे हो, आप इस समय भी पाप कर रहे हो। इफ यू आस्क मी, अगर आप पूछना चाहते हो कि हमने क्या पाप किया, व्हाट प्रूफ आई हैव फॉर दीज वर्ड्स, कि मैं जैसा कह रहा हूं उसका मेरे पास क्या प्रमाण है। आई से इट इज बिकॉज, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई एम द पनिशमेंट ऑफ द गॉड, क्योंकि भगवान ने मुझे एक सजा के तौर पे यहाँ पे भेजा है, मैं आपको सजा दूं। इफ यू हैड नॉट कमिटेड ग्रेट सिंस, अगर आप इस तरह के अपने बड़े पापों के बारे में उनको नहीं मानते हो या उनको उनसे सहमत नहीं हो, गॉड वुड नॉट हैव सेंट ए पनिशमेंट लाइक मी अपॉन यू। तो अगर आप इस तरह के यानी कमिट कर लेते, अगर आप मान लेते अपने पापों को या इस तरह के पाप नहीं करते, तो मेरी जैसे व्यक्ति को सजा के रूप में यहां नहीं भेजा जाता। नाउ वन मैन हैड एस्केप्ड फ्रॉम बुखारा आफ्टर इट्स कैप्चर, और पूरी जीत के बाद केवल एक व्यक्ति वहां पे इस तरह से बचा एंड हैड कम टू खुरासान, और वह खुरासान पहुंच गए। एंड ही वाज क्वेश्चन अबाउट द फेट ऑफ द सिटी, और उसने शहर से उसके भाग्य के बारे में प्रश्न किया था। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, दे केम दे माइंड द वॉल्स, वे आए वहां पर, यानी मंगोलों के विषय में बताना चाह रहे हैं कि वे वहां आए और उन्होंने यहाँ पर माइंड द वॉल्स, और उन्होंने सभी दीवारों को तोड़ दिया। दे बर्न्ट, उन्होंने सब कुछ जला दिया। दे स्लीव एंड द प्लंडर देयर रिपोर्टेड, और वो हर चीज को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ पर बुखारा शहर की जीत के बारे में और किस तरीके से लोगों को उसने धमकाया उसके विषय में जानकारी दी गई है, चंगेज खान के विषय में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप सोच लीजिएगा, यू कैन आस्क मी। टाइम से ज्वाइन करें सभी बच्चे, अपने इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर रेडी करें और अपनी बुक अरेंज करें। ये जितना पढ़ाया जाता है वो घर पे पढ़ना है। यू कैन लीव नाउ।